हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टेइक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे सेल्स में जनरली हम लोगों के पास दो कंपार्टमेंट्स होता है, एक लेफ्ट हैंड में और दूसरा राइट हैंड में। जो कंपार्टमेंट लेफ्ट हैंड में होता है उसको हम लोग एनोड हाफ सेल कहते हैं और उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जो कंपार्टमेंट राइट हैंड में होता है उसको हम लोग कैथोड हाफ सेल कहते हैं और उसमें रिडक्शन होता है। ये दोनों हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट के बारे में बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है और इसलिए हम लोग कहते हैं कि करंट जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यानी कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उन दोनों मेटल है ना प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ है ना ऑफ सेल भी कहते हैं। किसी भी जो गैल्वेनिक सेल है उसका अगर हम लोग ईएमएफ के बारे में बात करें तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या कंसंट्रेशन है, अगर वहां पर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, या फिर वहां पर जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो यदि हम लोग कोई भी जो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है अगर उसको हम लोग 1 मोलर कहें और अगर कोई गैस का प्रेशर इन्वॉल्व है अगर वो प्रेशर हम लोगों का 1 बार हो और हम लोग एक टेम्परेचर को अगर स्पेसिफाई कर दें तो उस समय जो हमको सेल पोटेंशियल देता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग अपने मन से एक हाफ सेल चूज कर लेते हैं और उसका पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लेते हैं और वो हाफ सेल हमारा होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम कहेंगे तो उसका मतलब है कि अगर कोई वहां पर H+ का कंसंट्रेशन है तो 1 मोलर है और हाइड्रोजन गैस का जो वहां पर प्रेशर है 1 बार है और उस केस में हम लोग उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लोग 0 जो है वो हम लोग एज्यूम करते हैं। और किसी भी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को सेल पोटेंशियल मिलता है। तो चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग शॉर्ट में एसआरपी भी लिखते हैं। तो हम लोग राइट हैंड के जो सेल है उसका हाफ सेल जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे और उसमें हम लोग घटा देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का। ठीक है, और यही कारण है कि जो हम लोग राइट हैंड में जो हाफ सेल देते हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ताकि जब हम लोग है ना राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड को माइनस करें तो वो हम लोगों को क्या मिले, पॉजिटिव मिले। और हम लोग जानते हैं जब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि उस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोगों का स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, पर हम लोग जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कंसंट्रेशन 1 मोलर हो या फिर कोई अगर गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर हम लोगों का 1 बार हो। तो अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है या फिर प्रेशर 1 बार नहीं है तो उस समय जो सेल पोटेंशियल क्रिएट करता है उसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड ऐड नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग है ना ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल देखें तो अब हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट हैंड इलेक्ट्रोड और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे किसका, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के लिए। यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां पर सेल पोटेंशियल देख रहे हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर या फिर किसी भी प्रेशर पर। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है या प्रेशर अगर हमारा 1 बार नहीं है तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं जो कि है हमारा E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF इंटू log Q, जहां पर R जो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T जो है वो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
केल्विन में लेते हैं हम लोग। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो उस सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ F जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं, जो कि 96,500 कूलम के बराबर होता है। नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लें यानी 298 केल्विन लें तो 2.303 RT डिवाइडेड बाई F का जो वैल्यू है वो 0.0591 आएगा। और इसीलिए हम लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पर EMF ऑफ सेल जो है वो E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई m इंटू लॉग Q के बराबर हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जो होता है हम लोगों का जो सेल पोटेंशियल है वो हम लोगों का कम होता है, और एक समय आता है कि हमको सेल पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का 0 होता है, और उस समय जो भी सेल रिएक्शंस होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। यानी जब भी हम लोग कहेंगे कि सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो उस समय हमको कोई सेल पोटेंशियल नहीं मिलता है, ठीक है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जब सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो डेल्टा जी यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर हम लोग देखें तो 0 हो जाएगा, और EMF ऑफ सेल भी हम लोगों को 0 मिलेगा। और उस केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो रिएक्शन कोशेंट Q है वो हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख दें और Q को अगर हम लोग K से रिप्लेस कर दें तो हम लोगों का जो E नॉट सेल है वो 0.0591 डिवाइडेड बाई m इंटू लॉग K के बराबर होगा, जहां पर K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हम लोग इस फॉर्मूला की सहायता से अगर हम लोगों को E नॉट अगर पहले से पता है और साथ ही साथ n पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है उस सेल रिएक्शन में, तो हम लोग उस सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डेल्टा जी नॉट है यानी जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो हम लोगों का बराबर होता है माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है तो उसके आगे एक और निगेटिव ऐड करना होगा, और इससे ये पता चलेगा कि इतना एनर्जी हम लोग को मिल रहा है जिसको हम लोग किसी यूजफुल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट जो है वो केमिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग जानते हैं। तो माइनस डेल्टा जी नॉट का मतलब हुआ कि इतना केमिकल एनर्जी जो है वो हम लोगों को मिल रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और NF है ना E नॉट सेल जो है वो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है। तो डेल्टा जी नॉट को हम लोग माइनस NF E नॉट सेल लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड को ड्रॉप कर दें यानी हम लोग सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी देखें तो वो माइनस NF E सेल के बराबर होगा, ठीक है। अगर कोई कहता है हम लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों को माइनस डेल्टा जी नॉट के बराबर होगा, और जो कि हम लोगों को NF E नॉट से मिल सकता है। तो अगर हमको कोई किसी सेल में अगर कहा जाए कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस करेगा तो वो बराबर हो जाएगा NF E नॉट सेल के, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि फॉर एनी कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि एनोड और कैथोड दोनों जो है वो सेम इलेक्ट्रोड से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और वैसे केस में हम लोगों का जो स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल होता है कंसंट्रेशन सेल का वो हमेशा हम लोगों को 0 मिलेगा, है ना। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसका अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आने के लिए राइट हैंड में जो हम लोगों का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए और लेफ्ट हैंड में हम लोगों का कंसंट्रेशन जो है वो कम होना चाहिए। तो आज के है ना इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे के भी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, है ना। और फिर हम लोग यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि अगर किसी भी सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर हम लोग का 0 आ रहा है, ठीक है, 0 से बड़ा आ रहा है ना। अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0 है यानी सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि जो सेल रिएक्शन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस है, और अगर E नॉट सेल निगेटिव मिलेगा तो इसका मतलब है जो सेल रिएक्शन लिखा जा रहा है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर हम उस सेल रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो वो रिएक्शन हम लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो IIT में पूछा गया है। उस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है,
कि m सॉलिड से m प्लस 0.05 मोलर, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दिया जा रहा है, फिर m प्लस 1 मोलर से m सॉलिड। यानी यहां पर आप देखेंगे तो एक कंसंट्रेशन सेल दिया गया है, क्योंकि जो एनोड हाफ सेल है वो भी उसी इलेक्ट्रोड से बना है और कैथोड हाफ सेल भी सेम इलेक्ट्रोड से बना है। और यहां पर दिया गया है कि इस सेल का जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 70 मिलीवोल्ट है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हम लोग को नहीं दिया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो पूछ रहा है कि फॉर द एबव सेल इन 4 ऑप्शंस में से हम लोगों का कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन सेल जो है वो पॉजिटिव ईएमएफ तब देता है जब राइट हैंड का जो कंसंट्रेशन होगा वो हम लोगों का ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड में M प्लस यहाँ 1 मोलर है, जबकि यहाँ पर जो M प्लस है उसका जो मोलैरिटी है वो 0.05 मोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है वो हम लोगों का पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो जो ये यहाँ पर मॉड है हम लोग मॉड हटा सकते हैं, यानी इस सेल का जो हम लोगों का पोटेंशियल होगा वो हम लोगों का पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग जानते हैं कि इसमें से जब भी E अगर सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G हम लोगों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो हम लोग जानते हैं 0.0591 बाई अगर n यहाँ पर देखें तो log हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम लोगों का log ठीक है दिया हुआ है 1 और डिवाइडेड बाई 0.05 ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 70 है, तो ये 70 हो जाएगा, 70 मिलीवोल्ट में है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0.0591 ठीक है। और यहाँ पर log अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 20 है ना। इसको हम लोग इसलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्यों, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को हेल्प मिल जाएगा। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि इस सेल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव मिलेगा तो डेल्टा जी हम लोगों का निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग को इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को अगर चूज करना है तो पहला जो ऑप्शन है ई सेल निगेटिव, ये तो गलत हो गया। दूसरा जो है ई सेल पॉजिटिव है यानी सही हो गया, और डेल्टा जी हमारा निगेटिव है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन सही है। ईएमएफ ऑफ सेल निगेटिव है तो ये आंसर गलत हो गया। ईएमएफ ऑफ सेल यहाँ पर दिखा जा रहा है पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट तो हम लोग जानते हैं माइनस NF E नॉट होता है। तो किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए जब E नॉट 0 है तो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा, और इसीलिए जो ये फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर है वो हम लोगों का बी हो जाएगा ठीक है। अब अगर हम लोग सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि अब जो है इसी इलेक्ट्रोड से एक दूसरा कंसंट्रेशन सेल बनाया जा रहा है, जहां पर अब इस M प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 0.0025 मोलर है ठीक है, और यहाँ पर 1 मोलर ही लिया गया है। तो अब इस सेल का हम लोगों को है ना मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों का जो ईएमएफ ऑफ सेल जो हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो ये 0.0591 n का तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा ठीक है, और इनटू अगर लॉग देखें तो ये 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें है ना, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो 0.0025 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का लॉग जो है ये हम लोगों का लॉग 400 आ जाएगा ठीक है, और लॉग 400 को याद कीजिए हम लोग लॉग 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0591 इंटू लॉग, और ये 400 का है तो लॉग 20 का होल स्क्वायर ठीक है। अब ये अगर 2 आगे आ जाएगा ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 0.0591 इंटू लॉग 20, यहाँ पर 70 मिलीवोल्ट है तो ये 70 मिलीवोल्ट हो जाएगा ठीक है, और इसका जो अगर हम लोग E नॉट निकाल लेंगे तो हम लोगों को आंसर जो है वो 140 मिलीवोल्ट आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का सी हो जाएगा है ना, 140 मिलीवोल्ट। अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोगों को यहाँ पर एक हाफ सेल दिया गया है, प्लैटिनम सॉलिड H2 गैस है जिसका प्रेशर 1 बार है, और H प्लस जो है उसका यहाँ पर मोलैरिटी ना देकर यहाँ पर pH जो है वो 2 दिया गया है ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड E H प्लस से H2, यानी हम लोगों को यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो कभी भी अगर कोई हाफ सेल का अगर हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल
पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोगों का काम है कि हम लोगों को उस हाफ सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग को लिखना है रिडक्शन के टर्म में। तो रिडक्शन के टर्म में हम लोग क्या रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं, तो 2H प्लस लिखेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेगा हम लोगों का, H2 गैस बनेगा। आप इसी को H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हाफ H2 भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग आज ही के क्लास में पढ़ेंगे कि जो सेल का जो ईएमएफ होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम लोग है ना किसी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें या हाफ से मल्टीप्लाई करें तो उससे उसके सेल पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग यहाँ पर H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हाफ H2 भी लिख सकते हैं, उससे हमारे आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर हम लोग इस हाफ सेल के लिए अगर नस्ट इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोगों को आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, हम लोग जानते हैं नस्ट इक्वेशन 0.0591 बाई n इंटू लॉग Q, ठीक है। अब अगर हम लोग E नॉट देखें तो स्टैंडर्ड है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E नॉट होता है वो 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 2 है तो माइनस 0.0591 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब लॉग, अब रिएक्शन क्वोशेंट के लिए यहाँ पर गैस है तो उस गैस का हम लोग यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और यहाँ पर हम लोगों का कंसंट्रेशन जो है वो H प्लस है, कंसंट्रेशन H प्लस कर लेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों को 1 बार दिया गया है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग देखें तो अब E को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और 1 बाई H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लॉग है ना H प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर पावर जो है वो हम लोगों का -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर -2 अगर हम लोग यहाँ पर आगे रख दें तो -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आएगा 0.0591 और इनटू यहाँ पर हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, माना माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर इसी को अगर आप देखिए तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 एक बार और फिर यहां पर लिख देते हैं माइनस फिर से लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस लॉग H प्लस हम लोग यहां पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी को हम लोग pH कहते हैं, ठीक है। यानी आप सोचिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों को मिल रहा है माइनस 0.0591 है ना इनटू सीधा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा pH, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी हाइड्रोजन अगर हम लोग हाइड्रोजन का हाफ सेल बना रहे हैं जहां पर प्रेशर अगर हम लोग 1 बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर हम लोगों का 1 बार होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला हम लोगों का वैलिड होगा। तो ऐसे सेल का हम लोगों को ऐसे सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस 0.0591 इंटू pH होगा और pH अब हम लोगों का यहाँ पर 2 दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर E देखें तो E बराबर हम लोगों का हो जाएगा माइनस 0.0591 इंटू 2, तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 11, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.1182 वोल्ट। तो ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि ऐसे सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड तो 0 ही होता है, तो ऐसे सेल का जो हम लोगों को पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है वो E बराबर होता है हम लोगों का है ना माइनस 0.0591, ठीक है। यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर आगे माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस 0.0591 इंटू pH हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान यही देना है
कि ये फॉर्मूला हम लोग तभी वैलिड कराएंगे जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार या फिर 1 ATM अगर लिखा हुआ रहेगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट यूज करके, है ना, ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है, Zn सॉलिड से Zn2+, ये 1 मोलर दिया गया है, और यहाँ पर H+ है, यहाँ पर pH = 2 है, H2 गैस है, यहाँ पर उसका प्रेशर 1 बार दिया गया है, और यहाँ पर प्लैटिनम सॉलिड है, और यहाँ पर दिया गया है कि E0 Zn2+ से जिंक, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड EMF ऑफ सेल, तो हमको बताना है कि इस सेल का हम लोगों का EMF जो है वो क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो और लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, तो हम लोग आसानी से जो है वो किसी भी सेल का EMF जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो बताइए, अगर इस सेल का EMF निकालना है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, EMF ऑफ सेल जो होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो राइट हैंड इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला की सहायता से अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड का जो रिडक्शन पोटेंशियल अभी हम लोगों ने निकाला है कि इसका एक फॉर्मूला होता है -0.0591 इंटू pH। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो हम लोगों का, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि Zn2+1 मोलर है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। अगर ये 1 मोलर नहीं होता तब हम लोग को फिर नस्ट इक्वेशन यूज करके, है ना, EMF इस हाफ सेल का निकालना होता, लेकिन यहाँ तो पहले से यहाँ 1 मोलर दिया गया है, यानी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसको हम लोग सीधा यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लिख सकते हैं -0.76, जो कि यहाँ पर दिया गया है वोल्ट के टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो -0.0591 और pH हम लोगों का यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये 0.76 हो जाएगा। अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, 8, ठीक है, और फिर ये 11, तो 0. यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0.1182 और प्लस यहाँ पर 0.76 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग करीब इसको -0.12 ले सकते हैं। ठीक है, ये -0. अगर 12 हम लोग ले लें तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर है वो 0.64 वोल्ट हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोगों का जो आंसर है वो 0.64 वोल्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला काफी उपयोगी है ना, कि किसी भी सेल का अगर हमको EMF निकालना है तो हम लोग राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देंगे, और अगर कुछ ऐसा, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के टर्म्स में दिया गया है तो हम लोग उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि इस ऐसे सेल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.0591 इंटू, है ना, pH के बराबर होता है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कभी कभी हम लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि हम लोगों के पास पहले से 2 हाफ सेल रिएक्शन दिए गए रहते हैं और उनका EMF भी हमको पता होता है, और हम लोगों से पूछा जाता है कि अगर इन दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो एक नया हाफ सेल रिएक्शन हम लोगों को मिल जाता है, और उसका हम लोगों से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों से पूछा जाता है उस नए हाफ सेल रिएक्शन का। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले एक बात हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, यानी गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सेल का जो EMF होता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी हम लोग EMF को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ E0 फॉर अ हाफ रिएक्शन। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
है ना, while EMF of a cell is an intensive property। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि हम लोगों को यहाँ पर दिया गया कि A2 प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर A बनाता है, और कोई हम लोगों से अगर पूछता है कि इसका अगर इस रिएक्शन का अगर डेल्टा G0 अगर हमारा X है, और साथ ही साथ अगर हम लोग कहें कि इस, है ना, हाफ सेल रिएक्शन के लिए E0 अगर हम लोगों को Y दिया गया है, मान लिया जाए ये एक डेटा है जो हम लोगों को दिया गया है, तो क्या होगा अगर हम लोग इस रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें? तो अगर हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा? 2A। ठीक है, तो देखिए, चूंकि गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो अगर हम लोग रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों को जो डेल्टा G0 मिलेगा वो तो हमारा 2x हो जाएगा, लेकिन EMF जो है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग हाफ सेल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे EMF पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोगों का जो E0 जो है वो स्टिल हम लोगों का E0 यहां पर हम लोगों को Y ही मिलेगा। ये हम लोगों को समझना है। यानी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी को देखें तो अगर सेल रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उनके मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि E0 जो है, E0 Fe2 प्लस से Fe, ठीक है, इसका वैल्यू मान लिया जाए x दिया गया है। ठीक है, Fe2 प्लस से Fe ये x वोल्ट दिया गया है, और साथ ही साथ हम लोगों से पूछा, हम एक और वैल्यू दिया गया है E0 जो है वो Fe3 प्लस, ये भी एक हाफ सेल है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, इसका दिया गया हम लोगों को y वोल्ट, ये दिया गया है। और अब हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड हम लोगों से पूछा जा रहा है E0 हम लोगों से पूछा रहा है Fe3 प्लस से Fe। यानी अगर आप देखें यहाँ पे तो हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है और हम लोगों को एक थर्ड हाफ सेल पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पोटेंशियल दिया गया है ना, उसको हम लोग पहले उसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें Fe2 प्लस, तो पहला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Fe2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जा रहा है यहाँ पर? Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर Fe बन जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 हम लोग कैसे लिखते हैं। तो डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस NFE0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए जो डेल्टा G0 बराबर हो जाएगा माइनस NF, यहाँ पर N का वैल्यू 2 है तो माइनस 2F को ऐसे ही रहने देंगे, और E0 यहाँ पर क्या दिया हुआ X, तो यहाँ पर X लिख देते हैं। यानी हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा G0 बराबर माइनस NFE0, ये लिख लेंगे। फिर सेकंड जो दिया गया है वो Fe3 प्लस है, और देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा? Fe2 प्लस में। फिर हम लोग उसी तरह से इसको डेल्टा G0 1 मान लेते हैं, फिर उसी तरह से हम लोग इसका डेल्टा G0 2 निकालेंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारा इन्वॉल्व है? तो 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है, इंटू F, और यहां पर क्या पोटेंशियल दिया गया है? इसका Y। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि किस हाफ सेल का हमको पोटेंशियल निकालना है। तो थर्ड हाफ सेल यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये Fe बना रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि ये
इसका अगर डेल्टा जी नॉट अगर हम लोग 3 माने तो डेल्टा जी नॉट 3 किसके बराबर हो जाएगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी नॉट 3 लें तो यहाँ पर n कितना इन्वॉल्व है? 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू एफ, ठीक है। और सपोज कीजिए इसका अगर हम लोग को ईएमएफ अगर हम लोग यहाँ पर अगर Z मानते हैं तो इसी का वैल्यू हम लोगों को सपोज कीजिए निकालना है Z, तो इसको हम लोग यहाँ पर Z ले लेते हैं। अब ये इक्वेशन हम लोगों का क्या हो गया? यानी हम लोगों का अगर दो डेटा दिया हुआ है तो दो यहाँ से हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे और एक थर्ड वाले का भी हमको हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे जिसका हम लोग को निकालना है। अब हम लोगों को देखना ये है कि इन दोनों रिएक्शन को कैसे हम एडजस्ट करें कि ये रिएक्शन आ जाए हम लोगों का। यानी आप देखिए यहां पर Fe जो है वो किस साइड में है? राइट हैंड साइड में है। तो आप इन दोनों में देखिए Fe कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है ना, तो Fe यहां पर राइट हैंड साइड में है। तो आप जानते हैं जब आप इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS LHS में आता है और RHS RHS में आता है, पर जब उसी इक्वेशन को आप जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो LHS है वो RHS में चला जाता है और RHS जो है वो LHS में आ जाता है। तो आप देखिए इन दोनों रिएक्शन को आपको देखना है कि कैसे एडजस्ट करें हम लोग कि ये रिएक्शन आ जाए। तो Fe यहाँ RHS में है और यहाँ पर भी क्या है? RHS में है। इसका मतलब है हम लोग इस वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर Fe3+ है और Fe3+ इन दोनों में ये यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये LHS में है और यहाँ पर भी क्या लाना है? LHS में। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का ये थर्ड रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करेंगे तो Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में बचेगा Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन और RHS में बचेगा Fe। यानी अब हम लोगों को ये कह सकते हैं कि ये थर्ड जो रिएक्शन होगा वो आएगा जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो डेल्टा G03 है ये डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 के बराबर है, क्योंकि हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कैसा प्रॉपर्टी है? ये हम लोगों का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेल का जो ईएमएफ है ना Z, वो x + y के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि हम लोग ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन किसको ऐड कर सकते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जबकि ईएमएफ जो है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डेल्टा G03 जो होगा हम लोगों का वो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 के बराबर होगा, ठीक है। और अब हम लोग इस रिलेशन को यूज करके Z को हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेल्टा G0 के 3 के जगह हम लोग ये लिख देंगे, डेल्टा G0 के जगह हम लोग ये लिख देंगे और डेल्टा G02 के जगह हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है। तो F जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को Z का जो है वो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब यदि हम लोग डेल्टा G03, डेल्टा G01 और डेल्टा G0 का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो डेल्टा G0 के जगह हम लोग को मिलेगा -3FZ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डेल्टा G0 के जगह -2FX हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर -1F हम लोगों को Y मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहां से हम लोग F को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो ये -3Z हो जाएगा, ये हम लोगों का -2X हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को -Y मिलेगा। तो हम लोग माइनस को भी क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा 3Z जो है वो 2X + Y के बराबर हो जाएगा, और यहां से अगर हम लोग Z निकालेंगे तो ये हम लोगों का 2X + Y और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। यानी जो हम लोगों का हाफ सेल पूछा जा रहा था, हाफ सेल का जो पोटेंशियल पूछा जा रहा था Fe3+ से Fe का, ये हम लोगों का Z हो जाएगा और Z 2X + Y डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी मेथड पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन है कि कॉपर 2+ जब एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +1 बनता है
तो उसका जो E0 है वो 0.15 वोल्ट दिया गया है। कॉपर +1 जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनेगा तो उसका E0 0.50 वोल्ट बनेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी मेथड पर आधारित होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि कॉपर 2+ जब कॉपर +1 में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.15 वोल्ट दिया गया है। कॉपर +1 जब कॉपर में कन्वर्ट होगा तो उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.50 वोल्ट दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब कॉपर 2+ कॉपर बनेगा तो उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो x वोल्ट है और हम लोगों को इसी x को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो यहां पर दिया गया है कॉपर 2+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाकर यहां पर कॉपर है ना +1 में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा G01 देखें तो क्या हो जाएगा -NF E0। n का वैल्यू जो है वो 1 है, 1 into f और E0 जो है वो हम लोगों का 0.15 है ना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ यूनिट छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए दूसरे के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर हम लोगों को कॉपर मिलेगा और इसके लिए डेल्टा G02 अगर हम लोग देखें तो -1 into f और इसका जो पोटेंशियल है वो 0.50 दिया गया है। अब हम लोगों से जो पूछा जा रहा है उसका भी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो पूछा जा रहा है कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब जाकर यहां पर हम लोगों को कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों का जो डेल्टा G03 जो होगा वो -2 into f और इसी का E0 यहां पर x दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहां पर x लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों को देखना है कि ये जो हाफ सेल रिएक्शन है वो कैसे आएगा इन दोनों रिएक्शन की सहायता से। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर जो है वो RHS में है और इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी कॉपर RHS में है, यानी सेकंड वाला जो रिएक्शन है उसको हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम इधर देखें तो कॉपर 2+ है। ठीक है, तो इधर भी कॉपर 2+ है, यानी जब हम लोग इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो देखिए ये रिएक्शन आ जाएगा क्योंकि कॉपर +1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं फिर से हम लोगों का एक रिलेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐड करने से ही आएगा, है ना। अभी हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जहां हम लोगों को और भी कुछ करना पड़े, सिर्फ एडिशन से ही जरूरी नहीं है कि इन दोनों को ऐड करके ही ये आएगा, है ना। ये अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने से ये रिएक्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा G0 जो 3 कहेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा G01 और प्लस डेल्टा G02 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो -2 into f और यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा G01 जो है वो -1 into f यहाँ पर 0.15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर -1 into f और ये हो जाएगा 0.50। अब देखिए f जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर 2x हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ 0.15 और ये यहाँ पर 0.50, तो ये ऐड कर देंगे तो ये 0.65 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x हम लोगों का 0.325 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो यहाँ पर x का जो है उसका वैल्यू 0.325 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कॉपर 2+ अगर कॉपर +1 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.15 वोल्ट दिया गया है, और कॉपर +1 अगर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.50 वोल्ट दिया गया है। ये वही डेटा है जो अभी हम लोगों ने यूज किया था। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी 2 times Cu+1
क्या मिलकर कॉपर 2 प्लस कॉपर बनाएगा? क्या ये सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है? यानी हम लोगों को यहां पर दो हाफ सेल पोटेंशियल दिया गया है और उसकी सहायता से कोई एक सेल रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस सेल रिएक्शन के लिए हम लोगों को E0 सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये सेल रिएक्शन जिस सेल में हो रहा है उसका हम लोगों को E0 सेल निकालना पड़ेगा। अगर वो E0 सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। अगर E0 सेल निगेटिव आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। यानी हम लोग दो हाफ सेल पोटेंशियल की सहायता से एक तीसरे जो सेल रिएक्शन दिया है कंप्लीट सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाफ सेल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा। तो ये एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो हम लोगों का तरीका वही रहेगा कि जो भी हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है उसको पहले हम लोग है ना रिएक्शन के टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कॉपर 2 प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर +1 बनाएगा और इसके लिए डेल्टा G01 हमारे पास हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो -1 into F और यहाँ पर E0 है 0.15। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अगर अब हम लोग सेकंड को देखें तो कॉपर +1 ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों का कॉपर बन जाएगा यहाँ पर, और इसका अगर डेल्टा G02 देखें तो ये हम लोगों का -1, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का है ना इन्वॉल्व है, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और ये हो जाएगा 0.50 वोल्ट। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। और अब हम लोग अगर इस कंप्लीट सेल रिएक्शन को यहाँ लिखें 2 टाइम्स कॉपर +1 जो कि मिलके बना रहा है कॉपर 2 प्लस कॉपर। अगर हम लोग देखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में, तो मैक्सिमम लोग जो है इसमें अगर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो वो लोग 2 कहेंगे, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप यहाँ पर LHS में देखें तो कॉपर +1 के 2 आयन है, ठीक है। तो इसमें से एक कॉपर +1 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दूसरा जो कॉपर +1 का जो आयन है वही एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो 2 कॉपर प्लस के आयन है, एक कॉपर प्लस का आयन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा कॉपर +1 का आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इस सेल रिएक्शन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो आदान प्रदान हो रहा है, और इसलिए हम लोग इसके लिए जब डेल्टा G03 अगर हम लोग लिखें तो ये -1 into F, और इसके E0 को अगर हम लोग X मान लेते हैं इस सेल रिएक्शन का जो E0 होगा। अब देखिए, अब हमारा टास्क क्या है कि इन दोनों रिएक्शन को इस तरह से एडजस्ट करें कि हम लोगों को ये रिएक्शन आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे कॉपर 2 प्लस यहाँ पर दिख रहे हैं RHS में, और कॉपर 2 प्लस जो है वो फर्स्ट हम लोगों को रिएक्शन में दिया गया है, और ये यहाँ LHS में है, जबकि ये क्या चाहिए RHS में। तो हम लोगों को इसको फर्स्ट वाले रिएक्शन को क्या करना होगा, घटाना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाकर कॉपर 2 प्लस हमको RHS में मिलेगा। तो हम लोग है ना फर्स्ट वाले रिएक्शन को घटाएंगे। लेकिन अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर कॉपर +1 है और यहाँ पर भी कॉपर +1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस इधर हम लोगों को क्या दिख रहा है, कॉपर, और यहाँ पर आप देखिएगा RHS में, और यहाँ पर भी क्या है, RHS में है। इसका मतलब है कि हमको सेकंड वाले रिएक्शन को ऐड करना होगा, तो ऐड करने से कॉपर RHS में आ जाएगा, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो -Cu+ होगा RHS में, जो इधर आकर कॉपर +1 बन जाएगा। मतलब हम लोगों को यहाँ RHS है, यहाँ भी RHS है, तो सेकंड को ऐड करना है ना। ये LHS में है और ये RHS में है, तो यानी सेकंड को ऐड करना है और फर्स्ट को घटाना है, तब जाकर हम लोगों को ये सेल है ना रिएक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा G03 है वो हम लोगों का बराबर होगा -डेल्टा G01 और प्लस डेल्टा G0
2 के। इस ढंग से हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा जी नॉट 3 क्या है, -1 इंटू एफ इंटू एक्स है, माइनस डेल्टा जी नॉट, तो माइनस डेल्टा जी नॉट करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एफ इंटू 0.15, क्या हो जाएगा 0.15। डेल्टा जी नॉट 2 को ऐड करेंगे तो -1 इंटू एफ हो जाएगा और ये 0. क्या हो जाएगा 50। अब अगर यहां से हम लोग माइनस और f को हटा दें तो ये यहां पर x आएगा, यहां पर एक माइनस आ जाएगा 0.15, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस क्या 0.50, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 0. क्या आ जाएगा 35 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो ये सेल रिएक्शन दिया गया है, ये जिस सेल में हो रहा होगा उसका E नॉट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और E नॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये सेल रिएक्शन हमारा क्या है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सेल रिएक्शन जो है, सेल रिएक्शन इज क्या हो गया हम लोगों का, इज स्पॉन्टेनियस, इसलिए हमारा जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक ही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता भी है और वही इलेक्ट्रॉन देता भी है। यानी अगर हम लोग देखें तो कॉपर +1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है और वो कॉपर 2++ कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपर +1 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कॉपर 2++ कॉपर में, ठीक है। तो अगर कभी आपसे एसिड डायग्राम बनाकर पूछा जाए कि क्या कॉपर +1 डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको क्या देखना होगा कि आप जिसको भी देखना चाह रहे हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप उसका इसका एक लेफ्ट हैंड में एक वैल्यू है और एक राइट हैंड में एक वैल्यू है। तो आपको देखना होगा कि जो राइट हैंड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा और ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तब हम लोग कहेंगे कि कॉपर +1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा आपको डायग्राम बनाकर सवाल पूछा जा सकता है। तो राइट हैंड का जो इधर वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट हैंड से, तब ये कॉपर +1 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा और हम लोगों का यहाँ पर जो है ना, मिलेगा कि ये जो सेल रिएक्शन है वो हम लोगों का स्पॉन्टेनियस है।